मैथ्स में हम जहाँ तक पहुँचे हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर अपन ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया था। जो स्क्वायर रूट का स्पाइरल होता है वो फाइंड कर लिया था। और 1.3 के आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। अब उसके लिए आपको जो है वो आपको पता होना चाहिए हम रूट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, किसी घात की संख्या कैसे किसी किसी अंक की घात अगर 1/2 हो या फिर उस अंक को रूट में लिखा गया हो, जैसे √2 और पाई। √2 की बात करें यदि हम, तो उसकी वैल्यू ये कैसे आती है ना। तो रूट वाली संख्याओं को जानने के लिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो इन्होंने कैसे सॉल्व करा हुआ है इसको। 1 + 1/3 करा हुआ है, इसको करेंगे +1/4 इंटू इसको स्प्लिट किया हुआ है उन्होंने। खैर, ये वाले अपन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैं आपको अगली बात पे बताता हूँ बुक आपको क्या सिखाना चाह रही है। उसके बाद जो मैं आज मेन चीज सिखाने वाला हूँ आपको, वो उस पे बात करेंगे। शायद आपको याद भी आ जाए, 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है वो। अपन ये आखिरी वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसमें आपको √23 सॉल्व करना आना चाहिए, √225 सॉल्व करना आना चाहिए। अगर ये रूट सॉल्व करना नहीं आ रहे हैं आपको, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मैथ्स में। आपके साथ आगे भी बहुत सारी दिक्कत जा सकती है ना। मैं आपको ये बता रहा था, मैं बिल्कुल आपको यही सिखा रहा हूँ आज। आज इसी पे बात करेंगे अपन, ये क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे अपन। एक वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि वैदिक गणित कैसे हमको रूट फाइंड करने में मदद करती है, और कैसे हम किसी संख्याओं का रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। मेरा मेन फोकस आपको वही सिखाने पे रहेगा, है ना, ताकि मैं शॉर्ट में बता सकूं आपको कैसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे, तो आगे की प्रश्नावली बोल रही है आपसे कि कोई संख्या को स्केल पर कैसे दिखाते हैं। ये स्केल दिखाई दे रहा है ना, तो ये मैग्नीफाइंग करके मतलब कि उसको बड़ा करके उसके बीच के अंक, जैसे यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर फोकस करिएगा। 2 और 3 के बीच जो है वो, अगर हमको स्केल पे अंक दिखाई नहीं देते हैं। यदि ये मान लीजिए कोई नॉर्मल सा स्केल है, जैसे आप लाइन खींचते हो, उस पर 2 और 3 के बीच अंक दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम उसको बड़ा करके देखें, तो जाहिर सी बात है वहां अंक लिखे नहीं होंगे। लेकिन हमको मैथ्स के रूप में, हमको मैथ्स ये सिखाती है कि 2 और 3 के बीच इतने अंक होंगे, है ना। 2 और 3 के बीच बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होगा वो 2.5 होगा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, 2.5 होगा। और 2.5 के पहले 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे 2.5 के बाद 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, मुझे नहीं लगता इसको आपको सीखने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, इसी को और ज्यादा पास में कर लें, यदि अपन 2.5 और 3 के बीच में देखना चाहें, यदि अपन, या फिर 2.6 और 2.7 के बीच में देखना चाहें, तो इसको और बड़ा किया जा सकता है ना। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने किया हुआ है, 2.6 और 2.7 को और ज्यादा बड़ा कर लिया। अभी इन्होंने 2 और 3 को बड़ा किया था, 2.6 से लेकर 2.7 तक जो है इन्होंने और ज्यादा चीजें, और स्केल को जो है वो और ज्यादा बड़ा कर लिया है। तो जब इस स्केल को बड़ा किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2.65 बीच में आ गया। 2.6 और 2.7 के बीच में क्या आ गया, 2.65 आ गया। और 2.65 कहाँ तक पहुंचेगा, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, है ना। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं वो आपको अगली प्रश्नावली में। अगली प्रश्नावली बिल्कुल आसान सी है, बिल्कुल कुछ भी उसमें वैसी बात नहीं है, ज्यादा समझने वाली बात या फिर कोई ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है उसमें। बिल्कुल इजी है वो। 2 मिनट में एक अपनी बैटरी से एक्सचेंज कर लूँ। हाँ, यहाँ पर आपसे वो ये बोलना चाह रहे हैं, यदि हम इसकी किसी स्केल पे संख्या दिखाते हैं, है ना। ये यदि हम मान लीजिए कोई संख्या दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मालूम है संख्या स्केल पर ये 0 होता है। अच्छा, अपना जो नॉर्मल स्केल शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, और वो 0 से शुरू हो रहा होता है। यहाँ पर 0 आता है, फिर उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है। जबकि अपना जो ये वाला स्केल जो होता है, जिस पे अपन संख्या रेखा जिसको बोलते हैं, है ना, नंबर स्केल जिसको बोलते हैं, वो जो है उसका 0 यहाँ पर बीच में आ रहा होता है। और उस 0 के इस साइड वाले अंक जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, +1, +2, +3, +4, है ना। और अगर इस साइड की बात करें यदि, तो ये होंगे -1, -2, -3, -4। राइटिंग पे ध्यान ना दे, माउस से लिख रहा हूं मैं।
तो ये चीज जो है हम ये संख्या रेखा बोलते हैं इसको, है ना। इस पर यदि हमसे कोई बोलता है कि आप जो है वो जैसे आपको बताया था मैंने √2 निकालना, √2 कैसे निकाल सकते हैं, तो त्रिभुज बना के निकाल सकते हैं √2 कहाँ आएगा। अच्छा कोई नॉर्मली आपसे बोल दे कि 1.5 दिखाओ, इसमें कहाँ का प्लस का 1.5 दिखाना है आपको, प्लस का 1.5 दिखाना है, तो आप बोल दोगे 1 और 2 के बीच में कहीं बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, वहां पर 1.5 होगा। बस अगली प्रश्नावली इसी से डील करती है ना। जो पॉइंट वाली संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर के अलावा, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, जीरो से लेकर जीरो से शुरू होते हैं कि याद है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या वाला जो वेन डायग्राम था वो आपको शायद याद होगा, अभी भी मैंने आपको बताया वेन डायग्राम, ये वाला कुछ करके था ऐसा। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 शुरू होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 होती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती है और जो पूर्ण संख्या होती है उनको हम आसानी से पेन पर दिखा सकते हैं, है ना, स्केल पर दिखा सकते हैं, स्केल पर आसानी से दिखा सकते हैं। लेकिन यदि 1.5 वाली संख्या आ जाती है, नॉन नेचुरल नंबर हमारे सामने आ जाते हैं, तो फिर उनको कैसे दिखाया जाएगा, वो इस प्रश्नावली में बात कर रहे हैं आपसे। मान लीजिए उदाहरण के लिए मेरे को 1 और 2 के बीच में देखना है, तो मैं अगर इस स्केल को जूम करके देखूं, है ना, यहाँ से इस वाले पोर्शन को केवल अलग कर लूं, मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ। यहाँ पर यदि यहाँ पर केवल मैं इस वाले पोर्शन को देखूं, तो ये वाला पोर्शन मुझे कैसा दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन मुझे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। यदि मैं इसकी लाइन की बात कर लूं, ये लाइन ऐसी कुछ खिंची हुई होगी, और यहाँ पर ये चीज क्या होगी, इस साइड ये वाला पॉइंट जो है वो +1 होगा यहाँ पर यदि, और इसके आखिरी वाला हिस्सा जो है वो +2 होगा यदि। तो इसके बीच में जो है वो कितनी लाइनें होंगी, 10 लाइनें होंगी, है ना। और जो बिल्कुल बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होगा वो कितना दिखा रहा होगा, वो दिखा रहा होगा मुझे 1.5 दिखा रहा होगा, दिखा रहा होगा कि नहीं, प्लस का 1.5 दिखा रहा होगा। अच्छा आप खुद सोचो, यहाँ प्लस का 1.5 है, तो यहाँ पर जो संख्या शुरू हो रही होगी वो क्या होगी, 1.1 1.2 1.3 1.4, ऐसी होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5, ये आ गया 1.5 तो लिखा ही हुआ बड़े अक्षर में। अच्छा 1.5 के बाद 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10, 1.10 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, तो 1.9 तक आएगी इधर तक केवल, है ना। सॉरी 1.5 से के बाद 1.6 1.7 1.8 और 1.9, है ना। 1.9 के बाद क्या जाएगा, 1.20, यानी वन सॉरी 1.10 के बाद कितना आ जाएगा, 2.1 आ जाएगा। तो 2.0 ये यहाँ पर अगली संख्या जाएगी। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। ये वाला कितना होगा, 1.6 होगा, 1.7 1.8 1.9 और ये फिर 2 आ गया। अच्छा इसी को अगर मैं और जूम करना चाहूँ, यदि मैं और जूम करना चाहूँ, अगर मैं दो संख्या ले लेता हूँ, कौन सी, 1.3 और 1.4 ले लेता हूँ, और जूम करता हूँ यदि मैं इसको, तो मैं और जूम करने के लिए इसको एक और फिर से पैमाना बनाऊंगा यहाँ पर, और वो पैमाना क्या होगा, वो पैमाना होगा 1.3 से शुरू होगा, वो 1.3 को जूम कर रहा हूँ ना मैं, 1.3 से लेकर कहाँ तक जाएगा, वो 1.4 तक जाएगा, तो 1.4 तक गया वो। अच्छा 1.3 और 1.4 के बीच में बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 1.35, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। 1.3 तक पहुंचना है हमें, तो 1.3 तक पहुंचने के लिए यहाँ पर कितना शुरू करूंगा मैं, 1.31, माउस बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है मेरे से, 1.31, फिर उसके बाद 1.32 1.33 1.34, फिर उसके बाद क्या जाएगा 1.35, 1.35 के बाद 1.36 1.37 1.38 1.39 और फिर उसके बाद 1.4, है ना। तो ऐसे ही हम जूम करके जा सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर कितना आ गया 1.31 और 1.32। अगर इसको फिर से मैं स्केल बनाना चाहूँ, है ना, मैं इसका फिर से स्केल बनाना चाहूँ, तो इसको फिर से मैं जूम कर सकता हूँ, और फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा,
यदि मैं फिर से यहाँ पर स्केल बनाना चाहूँ, ये कितना जाएगा, ये 1.31 से शुरू होगा, 1.31 से शुरू होगा ये, और कहाँ तक जाएगा, 1.32 तक जाएगा। मैं किस पोर्शन को फोकस कर रहा हूँ, अब केवल ये वाले ऊपर वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को, इतने वाले पोर्शन को, इतने वाले पोर्शन को जूम आउट कर रहा हूँ मैं। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, है ना। इतने वाले पोर्शन को जूम आउट कर रहा हूँ, तो 1.31 से 1.32 के बीच में फिर से 10 संख्याएं होंगी। इनके बीच का जो सेंटर पॉइंट आएगा वो आएगा 1.315। अब 3 संख्या हो जाएंगी बीच में, 1.315, है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे शुरू होगा, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 1.32, है ना। 320 लगा सकते हो आप चाहो तो इसके आगे, लेकिन नहीं लगा रहे। ऐसे अपन जूम करते जा रहे हैं तो संख्या अपन को और डीप मिलती जा रही है। पहले अपन को बड़ी बड़ी संख्या मिली थी, उसके बीच में अपन ने 5 संख्या, तो अपन को ये वाले चैप्टर में बस इतना ही है। ये वाली संख्या, इस स्केल को जो है वो मैग्नीफाइंग करके दिखाना पड़ता है, जूम आउट, जूम करके दिखाना पड़ता है, जूम करके इसके बीच में कैसे कैसे संख्या आती जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है ना। ये वाली प्रश्नावली तो बहुत इजी सी प्रश्नावली है, कुछ भी टफ नहीं है उसमें। अगर हम क्वेश्चन देखें इस प्रश्नावली के, तो देखना आप कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, कोई मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा ना आपने, उसको जूम करके बड़ा देखते हैं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास कहलाता है ना। ये देखना, आप क्वेश्चन देखना, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, अर्थात 5.37777 तक 5.37 बार का निरूपण देखिए। तो आपसे बोल रहे हैं आपके पास ये संख्या है, आपको संख्या रेखा पर ये देखना है। तो जाहिर सी बात है 5.3777 है, तो किसके बीच आएगी ये, 5 और 6 के बीच में आ रही होगी, 5 और 6 के बीच में आ रही होगी। दिखाई दे रहा है अपन को कि 5 और 6 के बीच में ही बिल्कुल आ रही होगी। इसके बाद यदि हम बात करें, तो अब जाहिर सी बात है 5 और 6 के बीच में क्या आएगा, 5.5, वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5.5, 5 और 6 के बीच में यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या करा इन्होंने, अब ये 5.5 वाले पैमाने पे कहाँ आएगा, 5.3 और 5.4 के बीच में आएगी ये संख्या, क्योंकि 5.3777 तक है। तो इसको इन्होंने क्या करा, 5.3 और 5.4 को बड़ा बड़ा ले लिया। देखो यहाँ पर 5.3 और 5.4, तो 5.3 और 5.4 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 5.35 होगा। होगा कि नहीं होगा, 5.35 लिख दिया इन्होंने। फिर उसके बाद 5 पॉइंट यहाँ पर 31, 32, 33, 34, फिर उसके बाद 35, 36, 37, 38। तो जो 5.37777 आ रहा है, तो वो 5.37 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, 5.37 और 5.38 के बीच में, है ना। हमको इसको और जूम करना पड़ेगा, तो इन्होंने क्या करा, 5.37 और 5.38 को और जूम कर लिया। जब इसको जूम करा तो इसके बीच में कितना आएगा, 5.357 बीच में जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पर 5.371, 372, 373, तो ये बच्चों वाली चीज लग रही है मेरे ख्याल से। आपको नहीं लग रही बच्चों वाली चीज, बिल्कुल लग रही है, बच्चे ही हो खैर आप भी, लेकिन ये चीज करने में क्या मजा है पता नहीं। यहाँ पर अब क्या करा इन्होंने, फिर से इसको जूम करा 5.3777 को, और 5.378 के बीच में, तो बीच की संख्या कितनी आ गई, 5.3775, और फिर 3775 के बाद जो ये वाली संख्या होगी 5.3777 जो होगी, वो ये यहाँ पर आ रही होगी। 5 के 4 अंक बाद दशमलव देखना था ना, यही वाली संख्या देखना था ना हमको, तो ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट क्या दिखाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो 5.3777 दिखाएगा, है ना। ये इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना होता है। अब देखना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके रेखा पर 3.765 को देखिए, है ना। इसको अपन को आवर्धन करना है और क्या देखना है, 3.765 को देखना है। तो ये वाला सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद आपको 4.2626 घर पे करके देखना है ना। इसके बाद में आपको मेन क्वेश्चन पे आऊंगा, 2 क्वेश्चन ही है केवल,
और आपको मालूम है वो 2 क्वेश्चन किस लिए दिए हुए हैं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए दिए हुए हैं, है ना। 3 पॉइंट ये वाली दिखाना है हमको संख्या, ये वाली संख्या काय पे दिखाना है, स्केल पर दिखाना है। तो हम स्केल दिखा लेते हैं। ये हमने स्केल बना लिया, इस पर क्या दिखाएंगे हम, 0 बीच में दिखाएंगे, 0 ये हो गया, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में आएगी ये संख्या। इधर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस में नहीं है संख्या, -1 -2 लिख दी। इस साइड क्या आएगी, +1 +2 +3 +4, ऐसी आएगी। अब हमको 3.765 है ना, मतलब 3 और 4 के बीच में ये संख्या, तो हमको कितना, केवल इस बात को जूम करना पड़ेगा। जूम करके देखेंगे हम, तो ये संख्या को हम फिर से एक स्केल बनाएंगे। आपको मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 3.5 आएगी, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 3.5, बिल्कुल 3.5 आ गया। अच्छा, 3.5 तक पहुंचना है, बीच में 4 संख्या और आएंगी, तो 3.1 3.2 3.3 3.4। मैं ये अंदाजे से ले रहा हूँ लाइन, आपको स्केल की मदद से लेना है, बराबर भागों में बांटना है इसको 5। स्केल आपकी बहुत अच्छे से मदद कर देगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। वही जो है वो बनाने वाली चीज, वही सीखने वाली चीज है कि स्केल से कैसे डिवाइड करते हैं। 3.1 3.2 3.3 3.4, यहाँ तक तो कोई जरूरत ही नहीं थी। 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, फिर उसके बाद क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना, 4.0 आ जाएगा। तो 3.6 यहाँ पर आएगा, 3.7 और 3.8। देखो अब आप संख्या फिर से एक बार देखो, 3.7 और 3.8 के बीच में आ रही होगी, मतलब हमको ये वाली संख्या को फिर से जूम आउट करना पड़ेगा, इसको फिर से जूम करना पड़ेगा। तो हम इसको फिर से जूम करेंगे। संख्या कितनी है, 3 अपन को कितनी संख्या दिखाना है, 3.765। मैं नीचे लिख लेता हूँ 3.765, ताकि अपने दिमाग में रहे, बार बार अपन को ऊपर न जाना पड़े। 3.765 ये दिखाना है हमको। अच्छा, हम इसको जूम करेंगे, यदि 3.7 और 3.8 को जूम करेंगे, तो 3.7 और 3.8 को जूम करने पे कुछ ऐसा आएगा। बीच वाली संख्या हमने फिर से यहाँ पर जो है वो, अब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 3.7, और इसको कितना लिखेंगे, 3.8। 3.7 और 3.8 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 3.75, 3.75 हो जाएगी। अच्छा, 75 तक पहुंचना है हमको, है ना। तो यहाँ पर कितनी आएगी, 3.71 72 73 74, और फिर उसके बाद आएगी 75। 75 के बाद क्या आएगी, 3.76 77 78 79 3.8, है ना। यहाँ पर कितनी आएगी ये वाली संख्या, 3.76। ये वाली कितनी आएगी, ऊपर ऊपर लिखो, आप चाहो तो एक ही साइड लिख लो, 3.77 3.77। फिर उसके बाद अच्छा एक बात देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमको कितनी चाहिए, 765 चाहिए, 765, यानी कि 7 और 7 6 और 7 7 के बीच में ही आएगी ये संख्या कहीं ना कहीं। इसको हम फिर से जूम आउट कर लेंगे, मैं पूरी संख्या नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो बड़ा हो जाएगा सवाल। अब जो है आपका आंसर आ जाएगा इस वाली लाइन में। इस वाली लाइन में हम क्या करेंगे, 3.76 लिखेंगे, 3.76 और 3.77, इन दोनों के बीच में अपन को लाइन खींचना है। तो जब बीच में लाइन खींचना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये कितनी होगी, 3.75765 ये होगी। इस संख्या के आगे 5 लगा देते हैं बस, 765। क्या हमको यही दिखाना थी, बिल्कुल यही दिखाना थी। क्वेश्चन में देखो 3.765, यही वाला पॉइंट हमको दिखाना था, हम दिखा देंगे, है ना। और आप चाहो तो बिल्कुल इसको आपको जो है वो बीच में इसके वो भी बनाना पड़ेंगे, जैसे 3.761 3.762 3 4, फिर उसके बाद 5 आ जाता है, फिर उसके बाद 3.766 6 7 6 8 6 9, और फिर उसके बाद 7 7, है ना। तो ये चीज आपको करना आना चाहिए। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो अगला वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो आप कर सकते हो। किसी को इसमें कुछ डाउट आया हो तो पूछ सकता है। अब मैं आपके माइक, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो अपना माइक, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो, अगर समझ में ना आया हो तो। कशिश समझ में आ गया, कशिश पूजा? हाँ हाँ भैया। इजी है ना, अगला कर लोगे बिल्कुल? हाँ भैया। चलो अच्छी बात है। जीत जय,
ऋषि वहां पर है क्या? ऋषि समझ में आया? जीत समझ में आया? आवाज नहीं आ रही तुम लोग की, पता नहीं तुम लोग को आवाज आ रही कि नहीं आ रही है मेरी, लेकिन तुम लोग की आवाज मेरे तक नहीं आ रही है। माइक जरूर खोला हुआ है, शायद हेडफोन खराब होगा या इंटरनेट स्लो होगा। जय, तुमको समझ में आया? सो रहा है क्या दुर्गेश? हाँ भैया। आ गया समझ में? हाँ चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करना है क्योंकि आपको ही। फिर तनु, आपको आया समझ में बेटा? हाँ भैया आ गया। हाँ बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस अपन को मैग्नीफाइंग करके जो है वो एक एक करके आगे बढ़ते जाना है। ये एक बड़ा स्केल था, फिर छोटा स्केल करते गए अपन। मैंने बीच बीच में संख्याएं नहीं लिखी, देखो मेरे को लिखने में दिक्कत जा रही थी, लेकिन आप लोग जो सॉल्व करेंगे उसमें बिल्कुल संख्या लिखेंगे, है ना? तो ये जरूर करें आप। ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन में क्या है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, आपको संख्या रेखा को कितना दिखाना है? 4.26 पे बार लगा हुआ है ना, 4.26 मतलब 26 बार बार रिपीट हो रहा है। 26 के बाद 26 रिपीट हो रहा है, तो कहां तक दिखाना है? केवल चार संख्या तक दिखाना है। मतलब आपको कितना दिखाना है? 4.2626। केवल आपको संख्या रेखा पर क्या दिखाना है? आपको संख्या रेखा पर दिखाना है 4.2626, ये चार संख्या तक दिखाना है। तो चार संख्या के लिए जो है मेरे, जैसे मान लो आप यहाँ पर मैंने तीन तीन संख्या तक याद करा था, तो तीन संख्या के लिए मेरे पास चार स्केल बने हुए थे। तो चार संख्या के लिए कितने बनने वाले हैं? पांच स्केल बनने वाले हैं। तो आप इसको बनाइएगा। 4.26 किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा, है ना? 4 और 5 को जूम करके देखिएगा, तो 4 और 5 के बीच में स्केल बनेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद और जीते अंदर जाते जाएंगे आप डीप, और आखिरी में एक और स्केल बनेगा जहां पर आप ये वाला बता पाओगे 4.2626 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आप एक बार बना के देखिएगा और होमवर्क पोस्ट करिएगा। अच्छा, ये बात से बेफिक्र रहो आप कि यदि मैं बिल्कुल, ये मेरी गलती है कि मैं होमवर्क चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप होमवर्क करते हैं तो मैं बिल्कुल उसको एक बार जरूर देखूंगा, और आप अपना होमवर्क जरूर करते रहें, है ना? ये ना सोचें कि भैया चेक नहीं कर रहे हैं तो मैं होमवर्क नहीं करूं, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा। मैं जब भी मेरे को जैसा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा मेरी मजबूरी समझो, मेरे को 3 क्लास लेना पड़ रही है, उसकी तैयारी भी करना पड़ रही है, साथ में थोड़ा बहुत मेरे को कुछ भी ऐसा कुछ वैसा है नहीं घर में, थोड़ा बहुत काम भी रहता है, सोना भी रहता है थोड़ा सा, है ना? तो वो सब चीजें मेरे को अपने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग करना पड़ती है। तो होमवर्क करना मत छोड़ना, है ना? ये मत सोचना कि भैया चेक नहीं कर रहे हैं। मैं जब भी टाइम मिलता है, जैसा टाइम मिलता है, मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन उसको करते रहे। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन डाउन होगा, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा फिर ढंग से, है ना? इसलिए आप होमवर्क करते रहे। तो ये आपका एक होमवर्क हो गया आज का, जो करना है आपको। एक प्रश्नावली इसी के साथ खत्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसी हंसी खेल वाली वो थी कि हम संख्या रेखा पर कैसे दशमलव वाली चीजें दिखा सकते हैं। अब मैं आज जो मेन चीज सिखा रहा हूँ वो आपको वो रूट वाली चीजें देखना सिखा रहा हूँ कि रूट कैसे निकालते हैं अपन। उसके लिए वैदिक मैथ समझा रहा हूँ कि वैदिक मैथ्स क्या होती है। तो प्रश्नावली अपन यहीं रोक देते हैं। अपना आज का जो मेन लक्ष्य है अब वो रूट फाइंड करना है। तो उसके लिए आप शायद, मुझे जहां तक याद है, 8 क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, है ना? लेकिन ये चीज जो है वो वैदिक मैथ्स है, तो थोड़ा सा आपको अलग भी रहेगा ये सिस्टम। आपको हो सकता है मेरी फोटो से सामना करना पड़े इस बीच में, क्योंकि ये फोटो मुझे लगाना पड़ेगी, नहीं तो यूट्यूब पर जो है वो मेरे को फ्लैग मिल जाता है ना? ताकि मैं समझा रहा हूँ वो यूट्यूब को समझ में आ जाए। तो अब देखो यहाँ पर जो ये आंटी जी समझा रही हैं, वो यही समझा रही हैं कि जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं। स्क्वायर समझते हो? जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? तो वर्ग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक का वर्ग जो है वो एक होता है। वर्ग मतलब समझते हो? स्क्वायरिंग जो करते हैं अपन। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक होता है। दो का स्क्वायर क्या होता है? चार होता है। तीन का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। चार का स्क्वायर 16, पांच का 25। ये तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, है ना? ये वर्ग कहलाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें वो गौर करने के लिए बोल रही है, जिसके कारण से आप वर्गमूल या वर्गमूल फाइंड कर सकते हैं। तो एक बात देख रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने एक चीज गौर करी है, वो क्या देखिए, जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उनके आखिरी में केवल 5 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। 2 मिनट दीजिए मुझे, बार बार लीव करना गलत बात है, इससे मेरा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है और यहाँ पर मेरा सॉफ्टवेयर भी डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर एक चीज गौर करने को बोल रही है वो वैदिक मैथ्स में, कि यहाँ पर जितने भी स्क्वायर हैं उनके आखिरी में केवल जो है वो 5 टर्म आते हैं। एक आता है, चार आता है, 9 आता है, 16 आता है, 6 आता है और 5 आता है। ये 5 टर्म बार बार आएंगे। देखो, 1, 4, 9, 6।
56941 है ना, 0 को छोड़ दें यदि अपन, तो ये जो है अगर चलो 0 को भी इंक्लूड कर दिया इन्होंने, तो 0 को मिला के टोटल 6 शब्दों से सारे स्क्वायर बन रहे होते हैं। तो आप बोलोगे भैया ये तो 1 से 10 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी 11 से भी स्क्वायर होते हैं, तो वो 11 वाले स्क्वायर भी देख लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पर आपको पता चलेगा, ये देखो ये जो स्क्वायर लिखे हुए हैं उन्होंने 11 से लेकर 20 तक लिखे हुए हैं। इसमें भी देखो आखिरी टर्म 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, तो वो जो 6 संख्याएं हैं बस वही आती हैं हर स्क्वायर के सामने। अब बोलोगे भैया ये तो केवल 20 तक ही लिखे हुए हैं, 30 तक बताओ, तो 30 तक भी लिख लेते हो तो भी देखो 30 तक जो स्क्वायर लिखे हुए हैं, इसकी स्क्वायर करना मेरे ख्याल से सभी को आता है। स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, उसी संख्या को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जैसे 11 गुणित 11 करेंगे तो वो 11 का वर्ग बन जाएगा, 12 गुणित 12 करेंगे तो वो 12 का वर्ग बन जाएगा, जो कि होता है 144, है ना। 13 गुणित 13 करेंगे तो वो हो जाएगा 13 का वर्ग 169, हाँ 69। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो ये स्क्वायर शायद आपको कुछ बच्चों को याद भी होंगे। अगर याद नहीं है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद करके चलें, मैथ्स में आपको 10th तक कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। और अगर 30 तक कर लेते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ये स्क्वायर याद करना पड़ेंगे आपको, आज नहीं तो कल एग्जाम देना है यदि कोई अच्छा सा आपको, तो ये आपको याद करना ही पड़ेंगे। मेरी विंडो चली गई है, आ गई है। तो ये 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर हैं, है ना, तो जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसको इधर कर देता हूं। इसके बाद क्या, आप देखो इस बात को ध्यान दोगे, इनके यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई के स्थान पर जितने भी स्क्वायर होते हैं उनके इकाई के स्थान पर आपको 2 3 7 या 8 नहीं मिलेंगे। जितने भी वर्ग होते हैं उनके आखिरी के नंबर पर 2 3 7 8 कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। देखो जितने भी पॉइंट फाइंड करोगे आपको केवल 0 1 4 6 5 9 मिलेंगे, बिल्कुल यही 6 नंबर मिलेंगे बस। अगर इधर एक इन्होंने एक बात बोली है, इन्होंने अगर आखिरी में ये 6 अंक होते हैं, कौन कौन से, 0 1 4 9 6 5, ये 6 अंक होते हैं, तब ही कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहाँ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता दिया आपको, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। एक बड़ी सी संख्या दे देंगे आपके सामने और बोलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्ण वर्ग, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं किसको, जब हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो कब होंगे वो कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर, जब आखिरी में उसके ये 6 संख्या होंगी तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। और अगर 2 3 7 8 होते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आपसे बोल रहे हैं कि कोई सी भी संख्या जिसके आखिरी में इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये संख्या लिखी हुई है एक आपके सामने 3 4 5 7 2 3 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब कोई संख्या का स्क्वायर ऐसा हो सकता है क्या। तो हम आखिरी का नंबर देख के आसानी से बता सकते हैं, आखिरी का नंबर जो आ रहा है वो देखकर आसानी से बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हो सकता है ऐसा लग रहा हो आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बस केवल ध्यान कोशिश करते रहो समझने की, बस कोशिश करो, है ना। तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर आप केवल दिमाग में बैठा लोगे परफेक्ट स्क्वायर कुछ होता है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जिस कोई संख्या का अगर हम डबल बार गुणा करें तो वो संख्या नंबर आ जाता है, एग्जैक्ट नंबर आ जाता है, तो उसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। नहीं तो अगर दशमलव वाली संख्या आती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको, बता क्या रहा हूँ, बता ही देता हूँ। देखो ये आपसे ये बोलना चाह रही हैं कि यदि हम किसी संख्या का, जैसे हम स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर करते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणित 1, वो कितना हो जाएगा 1। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणित 4, वो कितना हो जाता है 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाता है 25। आप सभी को ये ज्ञात होगा मेरे ख्याल से, तो स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से मालूम होंगे, पढ़ाए होंगे आपको। 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 144, ये होता है कि नहीं।
इसका मतलब क्या होता है, ये 12 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है, 12 गुणित 12 लिखा हुआ है। अच्छा, इसका उल्टा पूछ लिया जाए आपसे, आपसे पूछ लिया जाए कि जो 1441 है, जो 1441 है, ये कोई सी संख्या है, तो ये कोई संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है? किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो पूर्ण वर्ग हम किसको बोलेंगे, जब हमारे पास ये वाली संख्या होंगी, कौन सी, ये 16, 15, 144, ये वाली संख्या होंगी, तो हम इसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। मतलब इसके जो आंसर आते हैं वो बाकायदा ये नेचुरल नंबर आ रहे होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग है। अगर दशमलव में आता है 4.5, तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगी, और ये पूर्ण वर्ग अपन को 16 नहीं मिलेगा, 4.5 का तो कुछ और ही मिलेगा ना अपन को, है ना। तो हम बोलते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 15 और 16 के बीच में कोई सी टर्म आ जाती है, जैसे 15.5 आ जाती है, 15.5 जो है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है। चलो छोड़ो, जाने दो इसको, सॉरी 25 होगा, ये 15 का 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है ना। तो यदि आपसे बोला जाए क्या 18 एक पूर्ण वर्ग है, 18 एक पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि 4 का वर्ग तो 16 और 5 का वर्ग 25 है, इसके बीच कोई पूर्ण वर्ग आते ही नहीं है, तो हम बोल देंगे 18 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या दे दे जैसे 1441, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, हमको इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे। सॉल्व करने की अपेक्षा हम क्या सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 से कट रहा है क्या, 3 चौको 12, 3 8 24, नहीं 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 कट रहा है। 4 से कट रहा है क्या, 4 तिया 12, 4 8 24, नहीं कट रहा है। 11 से कट रहा है क्या, हाँ 11 से कट रहा है, देखो 11 एकम 11, बचा 3, 11 तिया 33, बचा 1, 11 एकम 11, फिर से कट रहा है, तो 11 एकम 11, बचेगा कितना 2, 21, नहीं कट रहा है 11 से। अब किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, 11 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, 21 एक आ रहा है, तो कैलसी का एक सौ इकतीस कैसे, खैर अभी इस पे मत फंसो, मैं फंस गया हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसको आगे कैसे काटेगा। मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा था, मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हम यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ज्ञात करना चाह रहे हैं कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो हम उसके आखिरी डिजिट देखते हैं। आखिरी डिजिट यदि वो 5 संख्याएं नहीं है ना, ये ट्रिक बता रही है, आखिरी डिजिट यदि वो 5 संख्याएं नहीं है, तो ये वो 5 संख्या है, मतलब 01459 6 है यदि, तो हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। यदि ये चारों होती हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होता है वो, है ना। तो बड़ी संख्या को देखने के लिए अगर हम देखते हैं इकाई के नंबर पे, यदि ये 2 3 7 8 होता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ये क्यों बता रहा हूं मैं, रूट के लिए जरूरी है इसको बताना, रूट पता होना, रूट पता करने के लिए बिल्कुल जरूरी होता है चीज। क्या हमेशा ऐसा होगा कि अगर हम यूनिट डिजिट पे ये वाले नंबर होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? हमेशा ऐसा नहीं होगा, है ना। जैसे 19 की बात कर लें यदि हम, तो 19 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 19 कहाँ आ रहा होता है, 19 जो है वो 16 और 25, देखो 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25, इन दोनों के बीच में 19 आ रहा होता है। जबकि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 19 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आखिरी में 01496 हो यूनिट प्लेस, तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो अब यहाँ पर 49 ले रहे हैं वो, तो 49 के आखिरी में इकाई डिजिट देखो, इकाई का नंबर क्या है, इकाई का नंबर जो है वो 9 है। तो जाहिर सी बात है 49 जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होता है, और 7 का स्क्वायर होता है वो, है ना। तो 49 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये चीज आपको देखने लायक। अच्छा, यहाँ पर एक चीज फोकस करने वाली बात है, आप देखिएगा गणित का जादू क्या है। तो आप देखेंगे यदि जो 14965 की बोल रहे हैं ना अपन, तो देखो एक का जो वर्ग होता है वो जो है वो मैच कर रहा होता है 9 के वर्ग से। आखिरी डिजिट देखो एक है, एक का भी आखिरी इकाई का नंबर एक है, 9 का भी इकाई का नंबर एक है। अगर हम 2 की बात करें तो इसका भी इकाई नंबर 4 है
और 2 के साथ साथ 8 का भी इकाई का नंबर 4 है। यदि हम 3 की बात देखें तो 3 का भी इकाई का नंबर 9 है और 3 के साथ साथ 7 का भी इकाई का नंबर 9 है। ऐसे ही 4 की बात